तो देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से हाथियों की मौत का मामला भी लगातार गरमाया। इस पर पॉलिटिक्स भी हुई और अब हाथियों के क्षेत्र में आने वाले ये कोल ब्लॉक्स चर्चा का बिंदु बन गए हैं, जिसको लेकर अभी फिलहाल जो राजनीतिक बयानबाजी है वो हो रही है और साथ ही साथ लेटर भी लिखा गया है। इस खबर पर ताज़ा अपडेट्स के साथ हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, पहले हाथियों की मौत का मामला और अब हाथियों के क्षेत्र में आने वाले कोल ब्लॉक्स, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। बिल्कुल रोमिता, और ये कोई नया मामला नहीं है। ये आपसी विवाद काफ़ी समय से चल रहा है। हाथियों की मौत जहां लगातार हो रही है, छत्तीसगढ़ में हाथी एक बड़ी समस्या बनकर काफ़ी सालों से बने हुए हैं। ये किसी से छुपा नहीं, क्योंकि हाथियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, हाथियों का दल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आ रहा है, गाँवों में जाता है, नुकसान हो रहा है, फसलों का नुकसान होता है, इंसानों की भी कई बार मौतें हो चुकी हैं, अब हाथियों की मौत हो रही है। ये कोई छोटा मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। और ऐसे में जब गुरुवार से कोल ब्लॉक की नीलामी शुरू हुई तो निश्चित रूप से विवाद होना स्वाभाविक था। वन मंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री पर्यावरण मंत्री को प्रकाश जावड़ेकर को एक खत लिखा है और ये भी कहा है कि कोल ब्लॉक की नीलामी इन इलाकों में ना हो, खासकर जहां पर हाथियों के लिए जो कि रिजर्व रखने की बात कही गई है। राज्य सरकार जिसका फैसला की हुई है कि जैसा कि बता रहे, हसदेव नदी के 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व बनाने का सरकार ने तय कर लिया है और अधिसूचना भी जारी बस होने वाली है। तो वहाँ पर कोल ब्लॉक की नीलामी ना की जाए, क्योंकि हाथियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं वो भी बोलते हैं कि जो हाथियों का रिजर्व एरिया है उसके आसपास किसी प्रकार का कोल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो और सांसद ज्योत्सना महंत ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि संघीय ढांचे पर यह हमला है, क्योंकि राज्य सरकारों से जब भी कोल ब्लॉक की नीलामी की जाती है तो इस प्रकार की कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है और कोल ब्लॉक सीधा नीलाम कर दिया जाता है, तय कर लिया जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि संघीय ढांचे पर भी एक हमला है, क्योंकि हाथी की जब समस्याएं आती हैं तो राज्य सरकारों को उससे निपटना पड़ता है। व्यवहारिक तौर पर राज्य सरकारों को ये मामला फेस करना पड़ता है। तो बिना राज्य सरकारों से विचार विमर्श के इन इलाकों को नीलामी न की जाए। हालांकि इसमें केंद्र का जो तर्क है वो आर्थिक दृष्टिकोण से है। उनका कहना है कि ये जो कोल ब्लॉक की नीलामी है आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। आर्थिक फायदे इससे यहाँ पर राज्य सरकारों को होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, एक लंबा चौड़ा आंकड़ा उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो दोनों अपने अपने तर्क पर यहाँ पर अड़े हैं, दे रहे हैं। देखना है इस पत्र का क्या प्रभाव अब केंद्र पर पड़ता है। ठीक है अभिषेक जी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नितिन संघवी हमारे साथ वन जीव प्रेमी जुड़ गए। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी हाँ, धन्यवाद। नितिन जी, छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों की मौत हो रही है। पिछले 10 दिन की अगर बात करें तो 6 हाथियों की जान चली गई है और साथ ही साथ अब जो नया मसला निकलकर सामने आया वो ये है कि जो हाथियों का रिजर्व एरिया होता है वहां पर कोल ब्लॉक्स की नीलामी शुरू हो गई है, जिसको लेकर अभी विरोध हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि लगातार हाथियों की मौत और साथ ही साथ इस तरीके से ये फैसला कि हाथियों का जो रिजर्व एरिया है वहाँ पर कोल ब्लॉक्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पर इनकी नीलामी ना हो, किस तरीके से आप इसे समझते हैं कि वन प्राणियों के लिए खतरा है और मेनली हाथियों के लिए? देखिएगा, जो एलिफेंट रिजर्व, लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें 5 माइंस की नीलामी हो रही है, 2 तो इसमें बिल्कुल ही कोर एरिया में आ रहा है जी। एलिफेंट हैबिटेट हमारा पूरा प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद में एलिफेंट्स फिर जो है जब बाहर की तरफ निकलने लगेंगे, अभी बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ एलिफेंट्स जंगल के अंदर ही रहते हैं जी। घूमते रहते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं। पर जब जंगल नष्ट होने लगेगा वहां पर एक्टिविटीज चालू हो जाएंगी, सैकड़ों हजारों गाड़ियां आना जाना चालू कर देंगी, आवाजें आने लगेंगी, तो अल्टीमेटली वो बाहर की तरफ निकलेंगे। बाहर की तरफ निकलेंगे तो वो फिर जो है नुकसान करेंगे वहां पर खेतों का, लोगों की डेथ होगी, उनसे मकानों का अंदर का अन्न खा जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमको वन्य जीवियों के साथ में को एग्जिस्ट करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल। हमको पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमको उनके साथ में रहना है कि नहीं रहना है, हमको प्रकृति के साथ में रहना है कि नहीं रहना है, या हमको ऐसी प्रकृति चाहिए जिसमें वन नहीं हो और वन्य प्राणी नहीं हो। ये डिसाइड कर लें, उसके बाद नीलामी करें। जी। इसको शासन को तत्काल ही जी। पूरे को लेमरू एलिफेंट रिजर्व को रिजर्व घोषित कर देना चाहिए। हालांकि मेरी जानकारी में केंद्र शासन की भी सहमति लगती है। जी। जी।
पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमको डेवलपमेंट किसी चीज का इंतजार कर सकता है, पर पेड़ काट लेंगे तो वो पेड़ का जो है वो उगने के बाद में 40-50 बिल्कुल साल। नितिन जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपकी तरफ से रखे जा रहे हैं जो कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए, उनके आगे के जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत खुद फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये जो पूरा मसला है जिसमें कोल ब्लॉक जो कि हाथियों के क्षेत्र में आ रहे हैं, उसका विरोध आपकी तरफ से भी किया गया है, क्या इसकी मुख्य वजह रही है मैम? देखिए वजह तो बहुत सारी है जी। हमें वन्य प्राणियों को सुरक्षित भी रखना है, पेड़ों को भी सुरक्षित रखना है, उससे वातावरण दूषित नहीं होगा। जी। और जो हमारे हाथी गांव में और शहरों में घुस रहे हैं तो उनके लिए जो अभ्यारण्य बना रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि वो वहाँ सुरक्षित रहें। जी। और यदि हम कोल को और इसको रखें जैसा कि ये चाह रहे हैं, यदि ऐसा होता है तो हम ना वन्य जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं ना मानव जीवन को। बिल्कुल। मेरा ये कट्टर विरोध है कि जैसे है नेचर को उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें जो हम लोगों ने सोचा है वही करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं जो इस पूरे ही मसले पर कुछ सवाल जवाब यहाँ पर सांसद से करेंगे। अभिषेक जी। बिल्कुल रोमिता। ज्योत्सना जी, जो आपने विरोध जताया है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कोल ब्लॉक की नीलामी की बात की, आर्थिक वजह यहाँ पर दी है कि इससे राज्य सरकारों को अच्छा खासा राजस्व मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इस तर्क को किस तरीके से नकारा जाएगा, कैसे उनको समझाएंगे? देखिए उसके लिए हमारी सरकार या कुछ और दूसरे भी विकल्प हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हम लोगों ने सोचा है यदि हम उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो जो हमारी अभी प्रॉब्लम चल रही है वो एज इट इज रहेगी और उससे कोई समाधान नहीं होगा। वो बात ठीक है, लेकिन हमें वन्य जीव को और मानव को दोनों को अपनी अपनी जगह सुरक्षित रखना है और पेड़ों को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि इससे जो भी इकोसिस्टम है वो हमारा बिगड़ता है। आप तो स्वयं जानते होंगे और मैं इसका कट्टर विरोध करती हूँ। ज्योत्सना जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। संजय जी, हमारे साथ यहाँ पर कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत जी जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पे। वो इस पूरे ही मसले का कट्टर विरोध कर रही हैं कि वो क्षेत्र जो कि हाथियों के लिए रिजर्व है और जल्द ही जो लेमरू वाला क्षेत्र है उसे रिजर्व घोषित किया जाना है, प्रस्तावित है, इसकी अधिसूचना भी जारी होनी है, उस एरिया में कोल ब्लॉक की जो नीलामी है वो ना हो। देखिए पिछले दिनों देश के जो 41 कोल ब्लॉक हैं उसकी नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है विभिन्न राज्यों के अंदर में। और ये भी है कि कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से हाथियों की मौत हो रही है, ये विषय भी अभी एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को निश्चित रूप से जब सर्वे हुआ होगा, कोल ब्लॉक के सर्वे होंगे, तमाम प्रकार की जो परिस्थितियां हैं इस पर सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं, उसके आधार पर फिर कोल ब्लॉक को आवंटन करना है नहीं करना है, वहां पर माइनिंग हो या ना हो, इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं इस पर निर्णय होता है। ये बात एकदम फैक्ट है कि आज पर्यावरण के दृष्टिकोण से वन है, जलवायु परिवर्तन, तमाम प्रकार के विषय होते हैं। लेकिन दूसरी ओर इस तरह के जो कोल ब्लॉक्स आज देश में तीसरा सबसे दुनिया में सबसे बड़ा जो कोल डिपॉजिट है वो भारत देश में है और छत्तीसगढ़ में भी कोल ब्लॉक्स बहुत सारे हैं। ऐसे समय में इनका क्या उपयोग हो जाए, क्या माइनिंग उपयोग हो जाए, इसके लिए समय समय पर केंद्र की सरकारें निर्णय करती है राज्यों के साथ में बातचीत करके। तो मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, किसी कमर्शियल माइनिंग यदि होती है तो बड़ी मात्रा में इसमें निवेश होंगे और साथ ही साथ रोजगार के विषय भी जुड़े ठीक है सर, आर्थिक तौर पे मैं इस बात को नकारता नहीं हूँ जी, मैं इस बात को नकारता नहीं हूँ कि इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखना चाहिए, जो एलिफेंट रिजर्व के लिए जो चीजें जो आवश्यक है, जो मापदंड है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों चीजों की आवश्यकता है और दोनों चीजों को सामने रखकर किस तरीके से छत्तीसगढ़ बीजेपी इसको लेकर किस तरीके से स्टैंड लेने वाली है सर, जिस तरीके से आप ये समझते हैं? संजय जी, मैं ये सवाल रोमिता संजय जी से ये पूछना चाह रहा था संजय जी से कि वन्य जीव प्रेमी, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी संजय जी मान रहे हैं कि जो विकास है वो थोड़ा इंतजार कर सकता है, लेकिन वन्य जीव जो पेड़ों को काटा जाएगा, क्या आपको लगता है कि वो इन नुकसान को झेल पाएंगे? मौजूदा हालात आप देख रहे हैं कि प्रकृति का बैलेंस जब भी बिगड़ता है, बड़ी बड़ी महामारियां और बहुत सी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में आर्थिक दृष्टिकोण को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए या जो प्रकृति है, जो बैलेंस है उसको? अभिषेक जी, वन्य जीवन जो संरक्षण है वो महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं कोई किसी बात को नकार नहीं रहा है।
अब यदि आप आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो आज आपने तमाम केंद्र से लेकर राज्यों के बड़े लोगों के आपने बयान भी सुने हैं कि आज कोरोना संक्रमण आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बाजारों को खोला जा रहा है, अर्थात किसी चीज को नकारा नहीं जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है केंद्र सरकार के सामने जो आपत्तियां आएंगी निश्चित रूप से केंद्र सरकार उसको देखेगा और आवश्यकता अनुसार यदि लगेगा कि वास्तव में नीति कते हैं कुछ रिजर्व करने के लिए, कुछ कॉरिडोर बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेगा। मैंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर जो सर्वे आए थे, सर्वे के आधार पर जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, सरकार नहीं करती फैसला, एक्सपर्ट्स जो करते हैं उसके आधार पर ये निर्णय होते हैं। जोशना जी, आपकी टिप्पणी में चाहूंगी इस पर कि यहाँ पर जो आर्थिक तौर का एंगल है वो तो दिया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का हवाला भी दिया जा रहा है कि एक्सपर्ट्स जो है वो बेहतर समझते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यही आ जाती है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। हम एक तरफ वन्य प्राणियों के लिए सजग नजर आते हैं, हाथियों की मौत पर बीजेपी हाल ही के दिनों में विरोध करती नजर आई, सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आए, और अब वही इस पूरे मसले पर ये बात करते नजर आ रहे हैं कि आर्थिक तौर पर भी ये जरूरी है। लेकिन तर्क ये भी दिया गया है छत्तीसगढ़ की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी कि कुछ और भी ऐसे साइट्स हैं जहां पर कोल ब्लॉक नीलामी हो सकती है, तो क्या उन एरियाज को नहीं चुना जाना चाहिए? मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैं जनप्रतिनिधि चुनी गई हूँ, तो मुझे यहाँ का इकोसिस्टम, इक्विलिब्रियम, ये सारा कुछ मुझे देखना पड़ेगा। और आए दिन हाथी हमारे शहरों में और गाँव में घुसते हैं क्योंकि उनको वो चीजें, सुविधाएं वहाँ नहीं मिल पा रही हैं जो कि अभ्यारण्य में हम लोग देंगे। और यदि हम उसमें कोल माइन इसको देंगे तो ये हमारा जो मुद्दा है वो सॉल्व ही नहीं होगा। तो मेरा अपना मानना है कि विकल्प यहाँ बहुत सारे हैं, दूसरी जगह देखें। सब प्रायोरिटी यही है कि हमको मानव और जीव जंतु इन दोनों को ही बैलेंस करके रखना है, और मैं यही चाहूंगी कि मेरे गांव और मेरे यहाँ के मतदाता सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया जोशना बहन जी। आपको लगता है कि राज्य सरकारों से बातचीत के बाद केंद्र और राज्य बातचीत करें? बिल्कुल करना चाहिए, और इस विषय में बहुत गहरा अध्ययन होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले प्रायोरिटी, आर्थिक स्थिति आप जो कह रहे हैं वो बात अलग है, वो सेकेंडरी है। पहले हमारा यहाँ की जनता की और यहाँ के वन की रक्षा करना और वन में रहने वाले हाथियों की रक्षा करना। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जोशना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप क्या केंद्र और राज्य सरकारें यहाँ पर संवाद करके इस मसले को समझाने की कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय भी ली जाएगी और ये समझा जाएगा कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा इसमें कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी? देखिए, मैंने कहा कि एक बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चलती है, केंद्र और राज्य के बीच के जो विषय रहते हैं और इस तरह के जो निर्णय रहते हैं लंबे समय से चल रहे हैं। मैं वस्तुतः ये बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में जिस दृष्टिकोण से पत्र लिखा गया है वो उसके फैक्ट्स अलग है, इसके फैक्ट्स अलग है। मैं इसको नकारता नहीं हूँ कि रिजर्व जो है सुरक्षित होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो समस्याएं आई हैं वो कुछ और हैं। इसमें तो शिकारी, तस्करी क्या मामला है, मारा गया है, तमाम प्रकार के विषय जो कि पीएम रिपोर्ट के बाद आएंगे। लेकिन हम तत्काल किसी चीज को डाइवर्ट करके उसको भ्रमित करें तो मुझे लगता है ये ठीक है। आरपी सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। आरपी सिंह जी, इस पूरे मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं कि जो हाथियों वाला क्षेत्र है जिसे जल्द ही लेमरू रिजर्व के तौर पर घोषित भी किया जाएगा, रिजर्व एलिफेंट हैबिटेट के लिए, उसको लेकर जो कोल ब्लॉक नीलामी है वो कहीं और की जाए। आप लोगों की तरफ से भी मांग की गई है, खुद वन मंत्री ने भी लेटर लिखा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता से हम बात कर रहे हैं, वो इस बात को नकार नहीं रहे कि वन प्राणियों की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि आर्थिक मोर्चे पर भी इस वक्त ये एक जरूरी विषय है कि कोल ब्लॉक माइनिंग और इसकी नीलामी जो है वो की जाए। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। इसके उनके ध्यान में एक ही चीज रहती है, पूंजी। पैसा कहाँ से मिले, कहाँ से कमीशन खोरी हो, कहाँ से दलाली हो, कहाँ से भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी पार्टी है, पूरा मकसद इसी चलता है। सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बनती। पहले सुनिए, पूरे हिंदुस्तान में विषय पे बात करो। हम एकमात्र ऐसे राज्य हैं। अरे ये तो आप बोल दीजिए, संजय जी मैंने आपको समय दिया, संजय जी समय दिया मैंने आपको। आरपी सिंह जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी आरपी सिंह जी। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हम एकमात्र ऐसे राज्य हैं जहां पर 1995 वर्ग किलोमीटर का एलिफेंट रिजर्व लेमरू हमने बनाया है। आज तक इस देश में कोई राज्य बना नहीं पाया जी। हमारी मांग केंद्र सरकार से इतनी है कि हसदेव अरण्य और माड़ कैचमेंट एरिया में जो 5 रिजर्व हैं, जिनके नाम है मोरगा 2, मोरगा साउथ, उसके बाद है मदनपुर नॉर्थ, छयान और फतेहपुर ईस्ट,
ये 5 कोल ब्लॉक है, आप इसको अक्षर मत कीजिए। ये पूरा एरिया मिलाकर लगभग हो जाता है 2500 वर्ग किलोमीटर। ये 2500 वर्ग किलोमीटर यदि आप छोड़ देते हैं तो यहाँ पर जानवरों के लिए बहुत ठीक है आरपी सिंह जी, राज्य सरकार इसको लेकर केंद्र सरकार से एक बार फिर से बातचीत करेगी। छोटी सी टिप्पणी। हमने पत्र लिखा है, हमारी ये मांग है कि जो 9 कोल ब्लॉक है आप उसमें से 4 को बेच दीजिए, 5 हमें दे दीजिए, ताकि हाथी, जानवर और जंगल सुरक्षित है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस पूरी जो खबर है उस पर यही निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि फिलहाल एक संवाद की जरूरत और एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ वन्य प्राणियों की सुरक्षा है तो दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चा है, और ऐसे में इसके बीच में जो बैलेंस है वो बिठाने का काम किस तरीके से किया जाता है ये जरूर देखना होगा।